दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए गिरिराज ने राम मंदिर पर दिया भड़काऊ बयान, चुनाव आयोग पर नजर। मुंगेर में एसपी के दफ्तर पर हिंसक हमला, हटाए गए डीएम और एसपी। मायावती की बीजेपी से दोस्ती पक्की, सपा के खिलाफ बीजेपी को वोट देंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह को राहत, एससी ने लगाई जांच पर रोक। फ्रांस में फिर आतंकवादी हमला, चर्च में महिला का गला काटा, 3 की हत्या। खास खबरों के बाद अब वक्त है विस्तार से खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश यही है कि हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया की भूमिका बहुत ही नकारात्मक है। वो झूठी खबरें फैलाता है, खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से मनचाही सदस्यता अपने लिए चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा संचालित satyhindi.com को आपका ये सहयोग, ये समर्थन, ये प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राम मंदिर को आधार बनाकर भड़काऊ बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने एक चुनावी रैली में कहा है कि क्या आप चाहते हैं कि देश में धारा 370 फिर से वापस आ जाए? अगर नहीं चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। क्या आप चाहते हैं कि राम मंदिर को फिर से ये लोग तहस नहस करें? ये चाहते हैं क्या? गिरिराज दोबारा लोगों से पूछते हैं कि वो लोग ऐसा चाहते हैं क्या। बता दें, इससे पहले पीएम मोदी ने 28 अक्टूबर की दरभंगा रैली में कहा था कि सदियों की तपस्या के बाद आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। वो सियासी लोग जो हमसे तारीख पूछते थे, बहुत मजबूरी में अब वे भी तालियां बजा रहे हैं। इससे भी पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कश्मीर को चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनने पर यहां कश्मीर के आतंकवादी पनाह ले लेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि अब गिरिराज सिंह के बयान का वो संज्ञान लेगा भी कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास मुद्दों का अभाव है, उसके मुद्दे चल नहीं पा रहे हैं और सारे मुद्दे तेजस्वी द्वारा खड़े किए गए हैं और तेजस्वी के मुद्दों पर लोगों का रुझान भी है, आकर्षण भी है, उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी के हाथ से बाजी फिसलती जा रही है, एनडीए के हाथ से बाजी फिसलती जा रही है, क्योंकि वो कोई ऐसा मुद्दा खड़ा नहीं कर पा रही जिससे मतदाताओं का आकर्षण उसकी तरफ हो। हम सब जानते हैं कि बीजेपी की जो राजनीति है और जो चुनावी एजेंडा है वो सांप्रदायिक मुद्दों के इर्द गिर्द होता है। वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बल पर जन समर्थन हासिल करने की कोशिश करती है। इसीलिए हमेशा वो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों को खींचकर ले आती है। अब जबकि उसके पास मुद्दों की कमी है, वो एजेंडा सेट नहीं कर पा रही, कोई नरेटिव अपना नहीं दे पा रही चुनाव में, तो घूम फिर कर वापस वही राम मंदिर, वही धारा 370, वही कश्मीर वो लेकर हाजिर हो गई है। पहले प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का जिक्र किया और अब गिरिराज सिंह ने भी उस मुद्दे को उठा दिया है। खैर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पार्टी अगर इन मुद्दों को उठाना चाहती है तो उठाए, लेकिन उनके उठाने का एक अंदाज भी होना चाहिए। उनके जरिए लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर गिरिराज सिंह के अंदाज को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो एक तरह की हिंसक प्रतिक्रिया कर रहे हैं और हिंसा की प्रतिक्रिया को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मंदिर फिर से तहस नहस कर देंगे लोग। ये कौन लोग करेंगे? किनसे खतरा है? आप क्या फिर से आप अल्पसंख्यक समुदाय को कटघरे में खड़ा करके और वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये एक कहना चाहिए कि ना तो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को शोभा देता है, ना ही गिरिराज सिंह हम जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी अपनी मर्यादाएं होती हैं। उन्होंने संविधान
की शपथ ली है तो उस संविधान के हिसाब से उन्हें चलना चाहिए और इस तरह की बातें चुनाव में नहीं करना चाहिए जिससे सांप्रदायिक नफरत वैमनस्य बढ़ता हो। लेकिन मरता क्या ना करता, और ये हो रहा है। अब सवाल उठता है कि जो चुनाव आयोग है क्या वो मौन धारण किए रखेगा ऐसे मसलों पर, जबकि एक के बाद एक इस तरह की चीजें बीजेपी के नेता करते जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग केंचुआ बन गया है। वो केंद्रीय चुनाव आयोग का संक्षिप्त नहीं बल्कि केंचुआ प्रवृत्ति का द्योतक है, और इसलिए वो जब भी बीजेपी के नेता या बीजेपी कुछ ऐसा काम करती है तो वो आंखें मूंद लेता है। इस मसले पर वो क्या करता है ये देखने की बात होगी। हालांकि कोई बहुत उम्मीद नहीं की जानी चाहिए चुनाव आयोग से, और हम सब जानते हैं कोई उम्मीद करेगा भी नहीं। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि अब चुनाव का सांप्रदायिकरण किया जाएगा बिहार में। बिहार चुनाव को जीतने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों को आगे लाने की कोशिश की जाएगी। अगली खबर लेते हैं। मुंगेर में गुरुवार को फिर से बवाल हो गया। एसपी दफ्तर पर कई लोगों ने हमला बोल दिया और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। 26 अक्टूबर को यहां मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हुई थी और पुलिस ने दुर्गा पंडाल बनाने वाले लोगों पर लाठीचार्ज किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद हिंसा भड़की थी और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसे लेकर राज्य की राजनीति बेहद गर्म थी और दबाव में आए चुनाव आयोग को गुरुवार को आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ गई। आयोग ने डीएम राजेश मीणा और एसपी लिपि सिंह को हटा दिया। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर पुलिस की तुलना जनरल डायर से की थी। लिपि सिंह बिहार जेडीयू के बड़े नेता आरसीपी सिंह की बेटी हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि इस घटना से चुनाव पर क्या प्रभाव डालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसे धार्मिक आयोजन में पुलिस ने इस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई और इतने लोगों की मौत हो गई। लेकिन सौभाग्य की बात ही है कि कोई ये सांप्रदायिक दंगा की बात नहीं थी, सांप्रदायिक झगड़ा नहीं था, किसी 2 गुटों में कोई विशेष इस तरह की टकराव नहीं हुआ था जिसको राज्य में हिंदू मुसलमान के रूप में पेश करके राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक सकें। तो वो स्थिति निर्मित नहीं हुई है, ये सौभाग्य की बात है। लेकिन ये घटना बताती है कि बिहार की जो एनडीए सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है। एनडीए की सरकार ऐसे मौकों पर भी बिहार में, जबकि इस समय सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था को चौकस रहना चाहिए, ऐसे मौके पर भी इस तरह से कर रही है। और वो भी जो वहाँ की एसपी हैं वो जेडीयू के वरिष्ठ नेता की बेटी हैं लिपि सिंह, और इसीलिए ये संदेह प्रकट किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी कोशिश तो नहीं हो रही है राज्य सरकार के द्वारा, नेताओं के द्वारा, कि किसी तरह से कुछ ऐसी चीजें हों जिससे बिहार में कुछ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा सके। तो इसलिए बहुत चिंता की बात है। और जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, पुलिस ने कार्रवाई की, वो निश्चित रूप से निंदनीय है और ये नीतीश सरकार पर एक और दाग लगाती है। और चुनाव के समय तो खासतौर पर ये उस पर एक कहना चाहिए कि धब्बा है और इसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। तो ये राज्य सरकार की चिंता भी है और जो बीजेपी है उसको इसमें भुनाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान वाला मामला है नहीं। अगली खबर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से बगावत हो गई है। मायावती ने गुरुवार को अपने 7 बागी विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया। इन विधायकों ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार रामजी गौतम का विरोध किया था और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इन 7 विधायकों में चौधरी असलम अली, हाकिम लाल बिंद, मोहम्मद मुस्तफा, असलम रैनी, सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव और वंदना सिंह शामिल हैं। मायावती ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में होने वाले एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराना है। इसके लिए हमें बीजेपी या किसी अन्य पार्टी को भी वोट देना पड़े तो देंगे। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद सपा का जो रवैया हमारी पार्टी ने देखा है उससे हमें ये लगा कि गेस्ट हाउस कांड का केस वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की थी और इनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था।
मायावती पर यह आरोप बीते 2 सालों से लग रहे थे कि वो बीजेपी के प्रति नरम है या उनकी अंदर खाने उससे कोई साठगांठ हो गई है, और अब इस बयान से साफ हो गया है कि ये आरोप सही लग रहे थे। तो राज्यसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ वो दरअसल बीजेपी और बीएसपी की दोस्ती को साफ तौर पर दिखाता है। एसपी ने एक और कैंडिडेट खड़ा किया था और निश्चित रूप से बीएसपी के कैंडिडेट से लोग खुश नहीं थे, मायावती की भूमिका से खुश नहीं थे, क्योंकि मायावती लगातार बीजेपी के निकट जा रही हैं, बीजेपी से दोस्ती बढ़ा रही हैं, या इसका एक दूसरा पक्ष कहा जाता है कि मायावती चूंकि बहुत सारे मामलों में फंसी हुई हैं, सीबीआई जांच में उलझी हुई हैं, तो ऐसी फाइलें हैं केंद्र सरकार के पास जिससे वो मायावती को ब्लैकमेल कर रही है। मायावती वही कर रही हैं जो बीजेपी चाहती है। तो बीजेपी के करीब आने की मजबूरी में मायावती एसपी पर टूट पड़ी हैं, और ये बीजेपी के करीब जाने की वजह से उनकी पार्टी में भी टूटन पैदा हो रही है। ये जो विधायक हैं ये इसीलिए टूट रहे हैं कि मायावती बीजेपी के करीब जा रही हैं, और मायावती इस चीज को समझ नहीं रही हैं या समझना चाहती ही नहीं है, और उसका दोष जो है वो समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर मढ़ रही हैं, अखिलेश यादव पर दोष दे रही हैं, और अब इस तरह का अफसोस प्रकट कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था पिछले विधानसभा चुनाव में वो ठीक नहीं था, और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वगैरह वगैरह। लेकिन ये स्पष्ट दिख रहा थी क्योंकि बीएसपी प्रमुख मायावती की साख इस समय बहुत कमजोर हो गई है, और स्पष्ट रूप से लोग देख रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ गलबहियां करने जा रही हैं, और बीजेपी के साथ उनका ये तालमेल हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी हो और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हो। इसके संकेत साफ साफ इस घटना से दिख रहे हैं। जिस तरह से एक तीसरे उम्मीदवार का पर्चा खारिज किया गया और बीएसपी के उम्मीदवार के पर्चे को स्वीकार कर लिया, जबकि 5 प्रस्तावकों ने अपने समर्थन वापस ले लिए थे, अपने प्रस्ताव वापस ले लिए थे। तो ये बीजेपी और बीएसपी की साठगांठ का भी इससे पता चलता है, और दोनों मिलकर एसपी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी पता चलता है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीएसपी के अंदर और भी इस तरह की बगावत हो, और भी तरह विधायक टूटे। तो ये सिलसिला बीएसपी के साथ अब शुरू हो गया है, बल्कि अब कहना चाहिए कि चुनाव की तैयारियां बीएसपी, एसपी, कांग्रेस और बीजेपी सभी ने शुरू कर दी है, और अब ये तोड़ फोड़ आपको बार बार दिखती रहेगी। मायावती आपको बीजेपी के साथ और करीब जाते हुए दिखेंगी। अगली खबर लेते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। भ्रष्टाचार का ये मामला तब का है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत झारखंड में बीजेपी के प्रभारी थे। पत्रकार उमेश कुमार ने आरोप लगाया था कि 2016 में मुख्यमंत्री के एक रिश्तेदार के खाते में 25 लाख रुपए की रकम डाली गई थी। उमेश कुमार ने आरोप में कहा था कि रांची के एक व्यापारी ने ये रकम नोटबंदी के दौरान डाली थी, और इस शख्स को गौ सेवा आयोग झारखंड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे लेकर उमेश कुमार पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। ये वही उमेश कुमार है जिन्होंने कुछ साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्टिंग जारी कर राज्य की सियासत में खलबली मचा दी थी। उमेश ने इसके खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील की थी, और अदालत ने उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर, जिसमें राजद्रोह की धारा भी शामिल थी, को रद्द कर दिया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई से जांच कराने के लिए कहा गया था। अपने खिलाफ खबर लिखने वाले या आरोप लगाने वाले पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा देने वाले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक फैसला एक सबक हो सकता है, लेकिन चूंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें न्यायालय की तरफ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बन पा रही हैं। हाई कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, और अगर ये मामला भ्रष्टाचार का है और हाई कोर्ट जैसे स्तर पर ये प्राइमा फेसी पाया गया है और इसीलिए जांच की सिफारिश की गई है, तो ये होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि
सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उस तरह से गौर नहीं किया और उस पर रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हम देख रहे हैं कि देश के जो हाई कोर्ट हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत साहसिक निर्णय ले रहे हैं। ठीक इमरजेंसी के दौरान भी इसी तरह की स्थितियां बनी थी जब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सरकार के सामने बिछ गया था और देश भर के हाई कोर्ट बहुत सारे ऐसे फैसले दे रहे थे जो इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, उनकी रक्षा के लिए खड़े थे। तो ये बहुत ही नोट करने वाली बात है कि हालात कमोबेश उसी के दौर जैसे दोहराए जा रहे हैं। सेडिशन के मामले छोटी छोटी बातों पर लगाए जा रहे हैं कि पत्रकार ने एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और सीधे उस पर राजद्रोह का मुकदमा कर देना कोई तर्कसंगत बात नहीं है, लेकिन ये हो रहा है और बीजेपी शासित राज्यों में बार बार देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का रवैया इस दिशा में क्या रहता है। और अब आज की आखिरी खबर लेते हैं। फ्रांस के एक चर्च में एक हमलावर ने एक महिला का गला काट दिया और 2 अन्य लोगों की चाकू मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये घटना फ्रांस के नीस शहर में हुई है। शहर के मेयर ने इस खौफनाक घटना को आतंकवाद करार दिया है। मेयर क्रिश्चियन एस्तोर्सी ने कहा कि चाकू से ये हमला शहर के नोट्रे डम चर्च में हुई है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। फ्रांस के एक नेता ने इस बात की पुष्टि की है कि महिला का गला काटा गया है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब कुछ समय पहले ही फ्रांसीसी शिक्षक की क्लास में पैगंबर का कार्टून दिखाने पर हत्या कर दी गई थी, गला काट दिया गया था। तो ये लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने अभी कुछ बयान दिए थे जिसको लेकर इस्लामी दुनिया में बड़े ज़बरदस्त तरीके से हलचल मची हुई है। कई देशों ने इसका विरोध किया है, कई देशों में इसके खिलाफ जुलूस निकले हैं, कई देशों ने प्रस्ताव संसद में पारित किए हैं और फ्रांसीसी सामान के बहिष्कार की बात कही है। तुर्की के राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति से माफ़ी मांगने को कहा है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति अपने बयानों पर अडिग हैं और उनका कहना है कि ये मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून और डिज़ाइन या किसी भी के कार्टून और डिज़ाइन बनाने की इजाज़त फ्रांस में रहेगी। ईशनंदा जैसा कोई कानून वहाँ नहीं है। ये खुला समाज है, यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। वो न केवल पैगंबर मोहम्मद के बल्कि किसी और धर्म के कार्टून भी बना सकते हैं। तो फ्रांस की का जो सामाजिक संरचना, जो राजनीति है, जो संविधान है, उसे हमें समझना पड़ेगा कि फ्रांस में ऐसा क्यों हो रहा है कि इस तरह की छूट दी जा रही है। वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और ये जो चार्ली हेब्दो नाम का अखबार है वो लगातार सभी धर्मों पर, सभी नेताओं पर इस तरह के कार्टून बनाता रहा है और वो समाज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कर रहे हैं। तो प्रतिक्रियाएं होती हैं लेकिन पाबंदियां नहीं लगाई जाती वहाँ पर। यह ज़रूर है कि एक दूसरा पक्ष भी है कि भावनाएं आहत हो रही हैं कि पैगंबर का कार्टून नहीं बनाया जाना चाहिए, उनकी कोई तस्वीर भी नहीं बनाई जा सकती है। तो ऐसे में जाहिर है कि मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि फ्रांस जिस आधुनिक राष्ट्र और जिन आधुनिक मूल्यों के तहत अपने खड़ा हुआ है और जो सामाजिक क्रांति वहाँ 60 के दशक में हुई थी, उसके बाद उसमें जो परिवर्तन आए हैं या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी आप जोड़कर इसको देख सकते हैं, तो एक दूसरे तरह का खुला समाज है जो कि एक सांस्कृतिक टकराव इसीलिए हम देख रहे हैं। एक तरफ तो जो इस्लामी देश हैं उनकी अपनी संस्कृति है जो कि जाहिर है कि बहुत लोकतांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, और फ्रांस और यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं, बहुत खुले समाज हैं। तो ये 2 तरह के समाज जब आपस में मिल रहे हैं तो ये टकराहट हो रही है और ये टकराहट बढ़ती जा रही है। ये बहुत बड़े खतरे का सूचक भी है। तो ये कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह के टकराव को टाला जाए, बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि ये आतंकवाद इस तरह से और लगातार बढ़ता जाता है। पश्चिम के खिलाफ इस्लामी देशों में हमेशा से एक शत्रुता का भाव रहा है, नफरत की भावना रही है, और इसीलिए इन देशों में जब भी पश्चिमी देशों में कुछ ऐसा होता है जिससे उन्हें लगता है कि इस्लाम को खतरा है, तो वो और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और उन्हीं में से कई समूह फिर आतंकवाद का रास्ता पकड़ लेते हैं। तो ये स्थितियां
फ्रांस में बन रही हैं, फ्रांस के कारण पूरी दुनिया में बन रही हैं, इसका कोई निदान ढूंढा जाना चाहिए। जाहिर है कि फ्रांस अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना चाहता है, वहाँ का समाज अपने मूल्यों के साथ जीना चाहता है, और जो 40 लाख मुसलमान वहाँ रह रहे हैं वो भी शायद उनके साथ जीना सीख लेंगे इसी तरह से, सहअस्तित्व के जरिए, टॉलरेंस के जरिए। लेकिन बाकी दुनिया का जो सीधे तौर से फ्रांस से नहीं जुड़ी है, शायद उसको ये उसके लिए मजबूरी नहीं है उनके साथ मिल के रहने की, इसलिए इस तरह का उग्र रूप धारण करती जा रही है ये समस्या। तो अंत में मैं आपको कोरोना से संबंधित कुछ ताज़ा तरह जानकारी दे देता हूं। भारत में एक्टिव मामले 6,03,000 के पार पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन देश के हर एक नागरिक के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं कहा है कि ये वैक्सीन मुफ्त होगी या लोगों को इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। बिहार में जैसा कि बीजेपी ने वादा किया है कि बिहार के तमाम नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त होगी, तो प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए था कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी क्या पॉलिसी है। क्या केवल बिहार के लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी या पूरे देश के लोगों को वैक्सीन मिलेगी? तो ये अर्ध सत्य प्रधानमंत्री ने कहा कि उपलब्ध होगी, लेकिन किस कीमत पर, मुफ्त या पैसे देकर, ये स्पष्ट नहीं किया। तो ये गोल मोल बात है, इसकी क्लैरिफिकेशन की दरकार रहेगी। एक दिन में दुनिया में रिकॉर्ड 5 लाख मामले आए हैं। एक दिन में 5 लाख लोग इन्फेक्टेड हुए हैं कोरोना वायरस से। ये सबसे बड़ी संख्या है और ये साबित करता है कि कोरोना वायरस अभी कमज़ोर नहीं हुआ है। यूरोप और अमेरिका में इसके बहुत ही गहरे असर देखे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया ये फौरन करें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की प्रमुख खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।